दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी गिरावट देखने को मिली। इतनी भारी भरकम गिरावट के पीछे की वजह क्या उसको समझेंगे। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ी राहत मिली है, उनको क्लीन चिट मिली है एक मामले में। और दूसरी तरफ आईपीओ लाने की तैयारी भी तेज़ हो चुकी है। उसके बावजूद भी आप देखें जो बाज़ार में आज भयंकर गिरावट हुई उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर देखने को मिला। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आप देखें तो इस समय थोड़ा सा दबाव में आ गया है, लेकिन आगे की स्थिति क्या बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी यहाँ पे अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या आने वाले इसमें रिलायंस फिर यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कारोबार की बात करें तो 1348 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 4.61% की भारी गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे में रिलायंस में ये काफ़ी महीनों के बाद इतनी भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत तो हल्की सी गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद जो गिरावट का सिलसिला था वो काफ़ी आगे बढ़ गया। और आप देख सकते हो कि सीधा जो स्टॉक 1400 के ऊपर ट्रेड करता वो 1350 पे आ गया। एक ही दिन में लगभग 50 रुपये का बड़ा जंप। वैसे 1114 इसका 52 वीक का लो और हाई 1611 के आसपास है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में आ गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री 4% टूटा और मुकेश अंबानी को करीब 82,000 करोड़ रुपीज़ का झटका लग गया। तो ये देख सकते हो कि विंडफॉल टैक्स की वापसी से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 4% की गिरावट हो गई, जिससे कंपनी की जो वैल्यू है वो 82,000 करोड़ कट गई है। तो ये देख सकते हो कि फ्राइडे को जो 4% की गिरावट है उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न रही कि सरकार ने डीजल और एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स दोबारा लागू कर दिया है। इस फैसले से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है और शेयर बाजार में भी दबाव देखने को मिला ज़बरदस्त। यहाँ पे देखो कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण ने बताया कि डीजल पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मकसद देश में इनकी पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखना है। यानी इस समय हमारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारी घरेलू आवश्यकता को पूरा किया जाए, उसके बाद जो हो तो उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में बढ़ती अस्थिरता के बीच सरकार ने एनर्जी सेक्टर में मिलने वाले राजस्व को संतुलित करना चाहती है। तो सरकार ने एक तरफ से एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है तो दूसरी तरफ से घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, जिससे जो पेट्रोल कंपनियां लॉस में थी उसका लॉस कम हो और वो लॉस में से बाहर निकले। तो पेट्रोल पर स्पेशल एक्साइज जो ड्यूटी घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है ताकि जो पेट्रोल कंपनियाँ सर्वाइव कर सके। तो आपको पता ही होगा कि ग्लोबल लेवल पर देखें तो पेट्रोल की डीजल के प्राइस कहाँ पे पहुँच गए, लेकिन इंडिया में हमारे पेट्रोल डीजल के प्राइस अभी भी वहीं पर है। ऐसे में पेट्रोल कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब न्यारा एनर्जी ने हाल में ही पेट्रोल के दाम में 5 रुपये और डीजल के दाम में 3 रुपये की वृद्धि कर दी है। डीलरों ने इसे बढ़ोतरी जो पर चिंता जताते हुए मांग घटाने की आशंका जताई है। कुछ जगहों पर फ्यूल सप्लाई कम होने के संकेत भी मिल रहे हैं। तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और एटीएफ व डीजल की बड़ी निर्यातक है। जामनगर स्थित इसकी रिफाइनरियाँ भारत के कुल एटीएफ उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा बनाती है। इस बीच कंपनी ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने की खबरों को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। हमने ईरान से तेल नहीं खरीदा, ऐसा उनका कहना है। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस के शेयर में आई गिरावट का जो असर है सेंसेक्स पे देखने को मिला और निफ्टी पर भी इसका असर पड़ा, तो जो करीब 2% लुढ़ गए। पिछले 5 दिनों में शेयर में लगभग 4% और महीने में करीब 3% की गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा चिंता में डाल दिया है। वैसे इसके बीच में मुकेश अंबानी को एक बड़ी राहत मिल गई है। जो गैस चोरी का आरोप था उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई है। तो ये देख सकते हो कि फ्राइडे को मुंबई हाई कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके चेयरमैन और मुकेश अंबानी के खिलाफ सीबीआई जांच की जो मांग करने वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी के कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का अवैध रूप से खनन किया है, उसको निकाला है। तो ये देख सकते हो कि मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने याचिकाकर्ता जितेंद्र मारू की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने चोरी, बेईमानी, गबन, आपराधिक विश्वासघात जैसे अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। अदालत के आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई है फिलहाल।
तो जितेंद्र मारू के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कथित तौर पर 2004 से लेकर 13 के बीच बड़े पैमाने पर संगठित धोखाधड़ी करते हुए अपने अनुबंधित गहरे समुद्री कुओं से ड्रिलिंग कर ओएनजीसी के क्षेत्रों के पास स्थित कुओं से अवैध रूप से प्राकृतिक गैस निकाली है। याचिका में दावा किया गया कि ओएनजीसी ने 2013 में इस कथित अनधिकृत दोहन का पता लगाया था और इसकी सूचना भारत सरकार को दी थी। याचिकाकर्ता जितेंद्र मारू ने अपनी याचिका में परामर्श कंपनी डिगोलियर एंड मैकनॉटन द्वारा दी गई स्वतंत्र जांच और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया। इन रिपोर्टों में निष्कर्ष निकाला गया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ओएनजीसी के भंडार से गैस निकाली थी, लेकिन देख लो कि हाई कोर्ट ने इन सारी बातों को नहीं माना और उनको क्लीन चिट दे दी। तो बहुत बड़ी जीत यहाँ पे हुई है, बड़ी राहत मिल गई है मुकेश अंबानी को और इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो प्लेटफॉर्म अपनी 8% की जो इंडिविजुअल हिस्सेदारी उसको बेचने के लिए जो 13 बड़े जो विदेशी निवेशक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। कंपनी ये हिस्सेदारी अपने आने वाले आईपीओ में बेचेगी। मामले से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि जियो प्लेटफॉर्म की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो यूजर्स की संख्या के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। चाइना मोबाइल दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ के लिए इस सप्ताह ड्राफ्ट पेपर फाइल कर सकती है, यानी आईपीओ की तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जियो प्लेटफॉर्म में कई विदेशी निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी है। इसमें देखो कि मेटा, गूगल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। मेटा की हिस्सेदारी 9.99% है, लगभग 10% है, जबकि गूगल की हिस्सेदारी रिलायंस में 7.73% की है। विस्टा इक्विटी पार्टनर और KRK की भी इसमें काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। गल्फ के 3 जो सॉवरेन फंड्स है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, मुबादला और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी जियो प्लेटफॉर्म में काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि आईपीओ की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक इन्वेस्टर की करीब 8% की हिस्सेदारी बिक्री होगी। उन्होंने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर ये जानकारी दी है, क्योंकि यह मामला अभी भी कॉन्फिडेंशियल है। KKR ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। रिलायंस और दूसरे इन्वेस्टर ने भी इस बारे में प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अभी फ़िलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरा मामला है इस समय, ये देख सकते हो कि बाहर आने जैसा नहीं है। तो यहाँ पे रॉयटर के कैलकुलेशन के मुताबिक हर इन्वेस्टर 8% की हिस्सेदारी बेचने का मतलब यह है कि लिस्टिंग में ऑफर किए जाने वाले रिलायंस जियो के कुल आउटस्टैंडिंग शेयरों का करीब 2.5% होगा। मेटा अपनी 9.99% की हिस्सेदारी का 8% बेचेगी, जिसका मतलब है कि वो 0.8% की हिस्सेदारी बेचेगी। हालांकि हिस्सेदारी बेचने को लेकर जो बातचीत हुई उसमें हर इन्वेस्टर अपनी 8% की हिस्सेदारी बेचने का प्लान है, लेकिन फाइनल नंबर बदल भी सकता है। तो ये जो आईपीओ है पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा और ये कंपनी लिस्ट कराने की एक आम स्ट्रेटजी है, जिसमें कंपनी नया फंड नहीं जुटाती। कंपनी के मौजूदा इन्वेस्टर आईपीओ में अपने शेयर पब्लिक और दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहे हैं। इस आईपीओ के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि कुल 2.5% से लेकर 3% की हिस्सेदारी बिक्री के लिए होगी। रिलायंस इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर के मुनाफे के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ना चाहती है, यानी रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी यहाँ पे कुछ मौके दिए जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि जियो प्लेटफॉर्म 2020 में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बेचकर 20.5 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम जुटाई थी। इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने नवंबर में रिलायंस जियो की 180 अरब डॉलर की वैल्यूएशन का अनुमान लगाया था। सूत्रों में जो जानकारी निकल के रॉयटर को बताया कि यह आईपीओ 4 अरब डॉलर का हो सकता है। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में प्रस्तावित आईपीओ के प्रबंधन जो 17 बैंक है उनको नियुक्त किया गया है। तो एक बड़ा आईपीओ आज तक का इतिहास का आने को तैयार है और इसमें विदेशी निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। इसमें गौर करने वाली बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। कंपनी के पास जियो में करीब 67% की हिस्सेदारी है, जो पहले की तरह बनी रहेगी। तो इससे बात साफ है कि कंपनी में जो प्रमोटर को कंपनी में भविष्य में पूरा भरोसा है, इसलिए वो अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे जियो टेलीकॉम जो है अभी सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं रहना चाहता, बल्कि एक टेक और डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में काम कर रहा है। कंपनी का फोकस इस समय अलग अलग सेक्टर, जिसमें 5G, ब्रॉडबैंड विस्तार, इंटरप्राइज, डिजिटल सर्विस, AI, डीप टेक जैसी कंपनियां और सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर फोकस करें। यानी बड़ी कंपनी बनने के तैयार है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट निवेशकों को भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।